हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हॉर्टिकल्चर की क्लास तीन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हॉर्टिकल्चर की क्लास 3 में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, फल और सब्जियों का। तो उसमें हम वनस्पति बॉटैनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे जो सबसे बड़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं पकने के आधार पर, श्वसन दर के आधार पर, पकने के आधार पर या श्वसन दर के आधार पर। तो इसमें देखिए ये दो प्रकार का होता है, पकने के आधार पर और श्वसन दर के आधार पर दो प्रकार का होता है, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक देख लीजिए, क्लाइमेट्रिक क्या है? पकते समय श्वसन या इथाइलिन, पकते समय फल या सब्जी को पकते समय श्वसन या इथाइलिन की दर में वृद्धि होना व फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि क्लाइमेट्रिक में पकते समय श्वसन दर या इथाइलिन की दर में वृद्धि होना व फलों को तोड़ने के बाद ही पकाया जा सकता है। तो यह वो वाली फसलें जो फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, पेड़ पे नहीं पकाया जाता, फलों को तोड़कर भी पका सकते हैं। इसमें श्वसन दर या इथाइलिन की दर वृद्धि होना व फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, जिसे स्टोर किया जा सकता है। इसको कौन कौन सी फसलें उदाहरण में देख लें, पहले फल के देख लें। तो आम, केला, अमरूद, सेब, पपीता, चीकू, बेलपत्र, खजूर, इन सबको स्टोर किया जा सकता है। मतलब कि पेड़ पर से तोड़कर पकाया जा सकता है, रखकर घर में। सब्जियां में खरबूज और टमाटर को रखकर पकाया जा सकता है। जैसे दूर मंडी में भेजना है, ये जो क्लाइमेट्रिक वाले फल होते हैं, दूर मंडी में भेजना होता है तो उनको थोड़ा कच्चा ही रहता है तभी तोड़ लिया। जैसे टमाटर है, थोड़ा कच्चा ही रहता है, हरा टाइप, तब तक ले तोड़ लिया जाता है जब तक ले मंडी में पहुंचाया जाता है। जैसे दूर दूर से आती है मंडियों में, तब तक ये पक जाता है, 2-3 दिन में पक जाता है कच्चे पे तोड़ने के बाद। तो वही है, उसका वैल्यू और भी बढ़ जाती है। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या है? तो पकते समय श्वसन या इथाइलिन की दर में वृद्धि में कमी होना ये नॉन क्लाइमेट्रिक है। क्या है? पकते समय श्वसन या इथाइलिन की दर में कमी होना ऐसे फलों को तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता है, इसलिए ऐसे फलों को पेड़ पर पकने के बाद तोड़ा जाता है। ऐसे फलों को नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। मतलब कि नॉन क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जिसमें श्वसन या इथाइलिन की वृद्धि में कमी आती है। ऐसे फलों को तोड़कर पकाया नहीं जा सकता है, इनको पेड़ पर पकने के बाद ही तोड़ा जाता है। ऐसे फलों को नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण में देखिए, पहले फल में सिट्रस वर्गीय फसलें जो नींबू, संतरा, ऑरेंज, ये सब हैं, माल्टा उल्टा ये सब हैं। तो सिट्रस वर्गीय बेर, अंगूर, अनार, आंवला, पाइनएप्पल, लीची, स्ट्रॉबेरी, इन सबको पेड़ पर पकने के बाद ही तोड़ा जा सकता है, इन सबको स्टोर नहीं किया जा सकता है। सब्जी में देख लीजिए, खीरा, तरबूज, कद्दू, इन सबको पौधे पर पकने के बाद ही तोड़ा जाता है, स्टोर नहीं किया जाता है। आप समझ गए ना? क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जिसको तोड़कर पकाया जा सकता है रखकर घर में, और नॉन क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जिसको पेड़ पर पकने के बाद ही तोड़ा जा सकता है, घर पर नहीं पकाया जा सकता है रखकर। तो समझ गए ना? जिसमें श्वसन या इथाइलिन की दर में वृद्धि होती है उसे क्लाइमेट्रिक कहते हैं, जिसमें श्वसन या इथाइलिन की दर में कमी आती है उसे नॉन क्लाइमेट्रिक कहते हैं। नोट में देख लीजिए, इथाइलिन अवशोषक रसायन, ये पकाने वाला रसायन है फल को जब तोड़ कर ले जाते हैं। इस इथाइलिन अवशोषक रसायन कौन है? KMnO4, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, KMnO4। तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट इसे कहते हैं। KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इथाइलिन अवशोषक रसायन जो फलों को पकाने या फलों या सब्जियों को पकाने में
लिया जाता है। इथाइलिन अशोषकर्षण कौनत KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जीवन चक्र के आधार पर या विकास की निरंतरता के आधार पर फलों एवं सब्जियों का वर्गीकरण। तो देखिए, तो जीवन चक्र के आधार या विकास की निरंतरता के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, सदाबहार और पर्णपाती। सदाबहार उसे कहते हैं जिसकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती हो, हमेशा हरे भरे रहती हैं, तुरंत झड़ती है, तुरंत एक और आती जाती है, उसे सदाबहार पौधे कहते हैं। और पर्णपाती जो बसंत ऋतु आने पर अपने पत्ते पूरे झाड़ देते हैं, उन्हें पर्णपाती कहते हैं। तो देखिए इनके उदाहरण, सदाबहार में आम, केला, पपीता, नींबू, अमरूद, इनकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती हैं। पर्णपाती में अनार, अंगूर, आंवला, बेर, ये एक समय में ऐसे आते हैं कि अपनी पत्ती पूरी झाड़ देते हैं, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं रहती है। नोट, सदाबहार पौधों का पौधरोपण समय, सदाबहार पौधों को पौधरोपण समय कब किया जाता है? तो जून से जुलाई के बीच में इनके पौधे लगाए जाते हैं, सदाबहार वाले। और पर्णपाती पौधों का रोपण समय अक्टूबर से फरवरी के बीच में लगाए जाते हैं, या फरवरी से मार्च के बीच में भी लगा सकते हैं हम। परागण के आधार पर 3 प्रकार की होती है, स्वपरागण, परपरागण और बहुधा परपरागण। तो देखिए, परपरागण किसे कहते हैं? इसे पॉलिनेशन, अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं। नर पुष्प से पुंकेसर का मादा भाग के वर्तिकाग्र या वर्तिका पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण का मतलब नर पुष्प का पुंकेसर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र या वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है। तो इसमें देखिए, परागण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, स्वपरागण, परपरागण और बहुधा परपरागण। स्वपरागण एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के मादा या वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण का मतलब एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के मादा या वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। उदाहरण जैसे फल में केला और सीट्रस स्वपरागण है, सब्जियां में आलू, टमाटर, मटर। स्वपरागण का मतलब एक ये पुष्प है, ये एक पौधा है, ये पत्तियां निकली है, इसकी जड़ें हैं, एक यहाँ पर पुष्प है, एक यहाँ पर पुष्प है, एक यहाँ। जो इसका पुंकेसर है, इसी पुष्प के यहाँ पर पुंकेसर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर पहुँचने के, या इसी पुष्प के पुंकेसर इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र भाग तक पहुँचने की क्रिया स्वपरागण। क्योंकि यह एक ही पौधे में हो रहा है ना, इसलिए इसे स्वपरागण कहते हैं। हो गया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे का बताते हैं। अब हम इसके आगे देखें परपरागण। परपरागण क्या है? एक पुष्प के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण कहलाता है। मतलब कि एक पौधे का पुष्प उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचने की क्रिया या पहुंचने तक परपरागण कहलाता है। मतलब कि देखिए, एक पौधा है, दूसरा पौधा है, इसका पुष्प के परागकण, इस पुष्प के परागकण इसके वर्तिका हमेशा ऊपर रहती है, एक पुष्प में रहेगा, इसकी वर्तिका ऐसे निकलेगी। इस पुष्प के वर्तिका भाग पर, इस पुष्प में एक ही वर्तिका रहती थी, वर्तिका भाग तक पहुंचने की क्रिया परपरागण कहते हैं। उसी जात की, किसी और जात की नहीं, उसी जात की। समझ गए ना? एक पुष्प के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका भाग तक पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। उदाहरण में पपीता, खजूर, आंवला।
सब्जियां में पालक, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं। पपीता में देखिए एक नर होता है एक मादा, वही ना अलग अलग इसमें होता है। खजूर में भी नर मादा अलग होते हैं, आंवला में भी नर मादा अलग अलग पौधे होते हैं। तो इसीलिए पपीता के 10:1 में उसके अनुपात में लगाया जाता है। मादा की जगह पर कई नर पौधे की जगह पर एक मादा निकलती है। तो इसी समय से नहीं कहते हैं गांव में बंझा पौधा हो गया, तो बंझा नहीं है, वो नर पौधा है। वहां पर मादा पुष्प लगाएंगे तभी फल मिलेगा। बहुधा पर परागण बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, बैगन, भिंडी, मिर्च, ये बहुधा पर परागण है। परागकणों का माध्यम, परागण तो पढ़ लिए 3 प्रकार का होता है, स्वपरागण, पर परागण और बहुधा पर परागण किसके माध्यम से होता है ये भी देख लीजिए। तो वायु द्वारा परागण को कहते हैं एनिमोफिलस, कीटों द्वारा परागण के कहते हैं एंटोमोफिलस, जल द्वारा परागण कहते हैं हाइड्रोफिलस, पक्षियों द्वारा परागण कहलाता है ओरिन्थोफिलस, चींटियों द्वारा परागण कहलाता है मिर्मेकोफिलस, चमगादड़ द्वारा पर परागण कहलाता है कीरेप्टोरिफिली, घोंघा द्वारा पर परागण कहलाता है मेलकोफिली। नोट में देख लीजिए जी, नोट में आम में पर परागण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है। आम में पर परागण घरेलू मक्खी द्वारा, जिसका नाम है मास्का डोमेस्टी, घरेलू मक्खी द्वारा होता है जिसका नाम मास्का डोमेस्टी है। पाइनएप्पल में हमिंग बर्ड द्वारा पर परागण होता है, पर परागण नहीं होता, परागण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है खजूर में कृत्रिम परागण या हस्त परागण होता है। बैगन में बम्बल बी होता है। खजूर में हस्त परागण होता है, किसी एक पौधे से तोड़कर दूसरे पौधे पे जाकर छिड़का जाता है, तब जाकर वहां पर फल होता है, चाहे पक्षियों द्वारा, चाहे कीटों द्वारा, चाहे आदमियों द्वारा, ज्यादातर आदमियों ही द्वारा जहाँ पर खेती की जाती है तोड़कर हाथ से ले आकर छिड़का जाता है उसके वर्तिका भाग पर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो चुकी है। तो अब अभी इसमें 4 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, अभी 6 के 7 क्लासिफिकेशन बचे हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी का क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म हो गया, उसमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको पढ़ा देता हूं। और बायोलॉजी 35 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 15 सब्सक्राइबर और करो, 15-16 थे, मैं लाइव आ जाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ा दूंगा। बायोलॉजी का आपका चैप्टर मैं पूरा समाप्त कर दूंगा, 1-1 घंटा 2-2 घंटे की क्लास लेकर। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। और जो नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।